हेलो। नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं अध्याय 1 11वीं का है। कक्षा 11वीं का अध्याय 1 जीव जगत एवं विविधता पाठ के अंतर्गत हम वर्गीकी के अध्ययन यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे या टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जीवों को पहचानना, उनका नामकरण करना तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमको किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें किसी जाति की पहचान का अर्थ है उसके वर्गक को ज्ञात करना या उसके वर्गक या जो टेक्सॉन होता है उसको पहचानना। वर्गक की पहचान अन्य वर्गकों से समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर की जा सकती है। हम जो टेक्सॉन होते हैं, जैसा कि हम स्टार्ट करें, स्पेसीज होता है, स्पेसीज या जिसको जाति बोलेंगे। उसके बाद में जीनस होता है, ठीक है, जीनस होगा। जीनस के बाद में हम बात करें तो फैमिली होती है, फैमिली। और उसके बाद हम देखें तो होता है ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद होता है आपका क्लास, और क्लास के बाद होता है यहाँ पर फाइलम या डिवीज़न, जिसको बोलेंगे हम प्लांट्स के केस में फाइलम, या फिर हम इसको संघ भी बोलते हैं, फाइलम। और उसके पश्चात होता है किंगडम। तो इस प्रकार से 7 टेक्सास होंगे जिसके अंतर्गत हम जीवों को समूहबद्ध करते हैं उनके गुणों के आधार पर, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम जीवों को समूहबद्ध करते हैं। स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद तो आपका हमने बताया जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम और किंगडम। इसको कंप्लीट कर दें। स्पीसीज तो किसी भी जो जीव की जाति के बारे में यदि हमको जानकारी लेना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वर्गक को खोजना पड़ेगा, वर्गों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्गक की पहचान हम कैसा करेंगे, जो अन्य वर्गक या टेक्सॉन होते हैं उसके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर हम इसको खोज सकते हैं। वर्गक की पहचान वर्गक के किसी अन्य प्रतिदर्श के साथ तुलना करके की जा सकती है जिसे पहले ही पहचाना जा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम एक हमारे पास जंतु मिला है जिसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंस है, हेयर प्रेजेंस है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंस है, तो हम कौन से टेक्सा के अंदर उसको रखें। जैसे यदि क्लास की बात करें तो कौन सी क्लास में यदि हम उसको रखें, तो हम क्या करेंगे, क्लास जितनी भी क्लासेस है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स है वो किस मैमल्स या किस ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। यदि वो मैमल्स के अंदर मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको मैमेलिया क्लास के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले से जो उपस्थित जीव है उसके साथ में उसकी तुलना करेंगे। तो जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने के लिए कुछ विधियाँ तथा तकनीक विकसित की है, जो कि वर्गीकी के जो टूल्स होंगे या अध्ययन यंत्र है उसके नाम से उनको जाना जाता है। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं और कौन कौन सी तकनीक है जिसके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं वर्गीकी का। तो हम देखें इसमें हर्बेरियम, हर्बेरियम जो होती है वो प्लांट्स के केस में यूज़ की जाती है। तो हम इसको पढ़ के देखें। हर्बेरियम पौधों का ऐसा संग्रह होता है जहाँ पर पादप प्रतिरूपों को सुखाकर अच्छी तरह दबाने के पश्चात कागज की शीटों पर आरोपित कर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार व्यवस्थित करके रखा जाता है। तो क्या होगा,
कि जो हर्बेरियम होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स स्पेसिमेंस होते हैं उसे सुखाएंगे, सुखाने के बाद प्रेस करेंगे, हर्बेरियम प्रेस आती है, प्रेस करने के बाद हम उसे हर्बेरियम सीट पर माउंट कर देंगे और उससे संबंधित जो जानकारी है हम उस सीट पर और लिख देंगे। इस प्रकार से जो हमारी सीट तैयार होगी वो हर्बेरियम सीट कहलाएगी। और ये जो सीट के ऊपर जो प्रतिरूप या सैंपल या स्पेसिमेंस होते हैं वो सूचना सहित हमें भविष्य में अध्ययन हेतु हम इसे संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रख लिया जाता है। जब सभी सीटों को मिलाकर इसकी हर्बेरियम फाइल बना ली जाती है और इसे जो बॉटनिकल गार्डन है या फिर कॉलेजेस वगैरह है वहाँ पर इसे स्टडी के लिए रखा जाता है। अब देखिए हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे की एकत्र करने की तिथि, मतलब किस दिन इसको ढूंढा गया है या किस दिन इसको एक फील्ड से निकाला गया है, किस स्थान से निकाला गया है। पौधे का हम इंग्लिश नाम भी लिख सकते हैं, उसका स्थानीय नाम भी लिखेंगे और वैज्ञानिक नाम आवश्यक है लिखना, उसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, उसका कुल और एकत्र करने वाले का नाम भी हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से एक हर्बेरियम सीट के ऊपर हम इतनी जानकारी का लेवल लगा देंगे तो भविष्य के अंदर उसकी जो भी अध्ययन करेगा उसे वो जानकारी मिल जाएगी। अगला जो टूल्स होता है, देखिए थोड़ा सा हमने एक जो लिखना है हर्बेरियम सीट पर, उसमें प्लांट का नाम, उसकी फैमिली, बॉटनिकल नेम उसका, लोकल नेम, किस स्थान पर लोकेलिटी उसकी, और उसके बारे में संक्षिप्त जो जानकारी हम लिखना चाहते लिख सकते हैं। कलेक्टर ये किसने कलेक्ट किया है उसके बारे में, डेट हम लिख सकते हैं। यहाँ हम नोट्स में उसकी फैमिली वगैरह की जानकारी यहाँ नोट कर सकते हैं। आगे देखें हम तो नेक्स्ट जो टूल है वो है आपका वनस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। तो हम देखिए इसको, वनस्पतिक उद्यान मानव द्वारा स्थापित ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहाँ पर पौधों को जीवित अवस्था में संरक्षित रखा जाता है। तो एक गार्डन है और गार्डन में पौधों को सुरक्षित रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, किसी पर्पस के लिए यहाँ पर इनको संरक्षित किया जाता है। इन प्लांट्स को स्टडी के पर्पस से भी या अदर को जो पर्पस है उसके आधार पर इनको सुरक्षित किया जाता है। तो जिस प्रकार से हर्बेरियम के अंदर हम देखते हैं तो प्लांट स्पेसिमेन या प्रतिरूप का हम जो उपयोग करते हैं वो डेड होता है, सुखा कर लिया जाता है उसे, तो उसके द्वारा हमें पूरी जानकारी उसकी हमको नहीं मिल पाती। तो हम क्या करें कि जीवित स्पेसिमेन हम उसको प्राप्त करना है प्लांट का, तो हम बॉटनिकल गार्डन के अंदर उसे संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए आगे, तो मतलब यहाँ पर पौधों की विभिन्न प्रजातियों का समुचित प्रबंध किया जाता है। वनस्पतिक उद्यान को हम जीवित पौधों का एक खुला संग्रहालय भी कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों की मूलभूत जानकारियाँ यहाँ पर होती है। अब इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है कि कौन सी स्पीसीज का है, और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है और उस पर उसका जैव वैज्ञानिक नाम, उसके कुल का नाम आदि जानकारी लिख दी जाती है। तो हम यूँ कहें कि जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर हम प्लांट्स को सुरक्षित रखते हैं स्टडी के लिए। आगे देखिए कि कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन्स हैं हमारे देश में भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक में लगभग 4 शायद दिए हुए हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं? एक आता रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग जो कि स्कॉटलैंड में है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम वानस्पतिक उद्यान है। याद रखिएगा कि जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में जो है वो सबसे पुराना वानस्पतिक उद्यान है और इसकी जो स्थापना है वो 1670 ईस्वी के अंदर की गई थी। सेकंड जो आता है आपका वो आता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1760 में की गई थी और यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है जो लगभग 300 एकड़ या 121 हेक्टेयर के अंदर विकसित किया गया है।
ठीक है। तो दो के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, एक दोनों के नाम समान है, एक जो है वो एडिनबर्ग के अंदर है स्कॉटलैंड में, और दूसरा क्यू इंग्लैंड में है। तो पहला वाला जो एडिनबर्ग में जो है बॉटनिकल गार्डन, वो कैसा है, सबसे प्राचीनतम है, एंशियंट है पूरा। और जबकि हम इंग्लैंड वाले गार्डन की बात करें क्यू की, तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है ना बॉटनिकल गार्डन, और इसका 121 हेक्टेयर 121 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। आगे हम चर्चा करें नेक्स्ट जो गार्डन है, अब जो दो की हम चर्चा करें वो भारत में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। तो इस उद्यान की जो स्थापना है वो 1787 में की गई थी, और यह एशिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। तो ये जानकारी भी आपको रखना है याद कि प्राचीनतम कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, और एशिया का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है। और इसका जो एरिया है वो कितना, 270 एकड़ या 109 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हो आपका एशिया का सबसे बड़ा गार्डन। फोर्थ में आपका आता है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, जिसे सिकंदर बाग के नाम से भी जाना जाता है, और गोमती नदी के किनारे है, लगभग 75 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। तो बॉटनिकल गार्डन के बाद अगला जो टेक्सोनोमिक टूल है वो आता है आपका जैविक संग्रहालय या बायोलॉजिकल म्यूजियम। तो म्यूजियम जैविक संग्रहालय के ऐसे स्थान होते हैं, जो जैविक संग्रहालय ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर पौधों एवं जंतुओं के प्रतिरूपों को अध्ययन एवं संदर्भ हेतु संरक्षित या सुरक्षित रखा जाता है। आपने किसी म्यूजियम के अंदर यदि विजिट करने गए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो सुरक्षित रखी हुई रहती है। तो जब जैविक संग्रहालय की बात आती है, बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात आती है, तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स में यहाँ पर हम हर्बेरियम फाइल के रूप में ये हो सकते हैं, पिक्चर्स के रूप में ये हो सकते हैं, और साथ ही साथ इनके जो सीड्स वगैरह है, इस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं, इसमें रहते हैं। और जो एनिमल्स है तो उनका हम स्केलेटन सिस्टम्स वगैरह, उनके स्केल्स वगैरह भी यहाँ प्रिजर्व आपको मिल सकते हैं, आपको दिखेंगे। और साथ ही साथ में यदि कंप्लीट एनिमल की बात करें या किसी एनिमल के आर्गन की बात करें तो उसे हम लिक्विड के अंदर भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसके लिए फार्मेलिन विलियन का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम जंतुओं को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसको हम देखिए क्या है, इसमें जीवों के प्रतिरूपों को शुष्क संग्रहण अथवा विलियन संग्रहण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, हर्बेरियम की बात आई तो वो कैसा हो गया, शुष्क संग्रहण हो गया। और यदि हम विलियन के रूप में देखें तो फार्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर उसको संग्रहित करके या प्रिजर्व करके रखा जाता है। अपने जो बायोलॉजी लैब है उसमें भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म है होंगे उनको जार में आपने देखा होगा, फिशेस वगैरह है, टर्टल्स है या ऑक्टोपस वगैरह जो है वो आपको जार के अंदर किसी लिक्विड के अंदर रखे हुए मिले होंगे। तो एक्चुअल में वो लिक्विड कौन सा होता है, फार्मेलिन होता है, जिसके अंदर उनको प्रिजर्व किया जाता है, और जो भी स्पेसिमेन है वो लंबे समय तक उसमें ख़राब नहीं होते। तो दो प्रकार से संग्रहण इनका किया जाता है, ड्राई और आपका सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जैविक संग्रहालय की बात हो गई। आगे हम चर्चा करें नेक्स्ट जो टूल है इसका, वो आता है प्राणी उपवन, या जिसको हम चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। देखिए, तो जैसा बॉटनिकल गार्डन के अंदर हमने देखा था, तो बॉटनिकल गार्डन में क्या था, प्लांट्स वगैरह को संरक्षित करके रखा गया था। तो उसी प्रकार से हम चिड़ियाघर की बात करें तो चिड़ियाघर या उपवन ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जंतुओं को मानव निर्मित घेरे या बंद स्थान के अंदर रखा जाता है, और इसमें ये सुविधा होती है कि आम आदमी या जनमानस या पब्लिक है उसे देखने की सुविधा रहती है। प्राणी उपवन में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो भी एनिमल्स वहाँ पर रखे गए हैं वो उनके प्राकृतिक आवास जैसा उनको बना दिया जाए, वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाए और उसमें वो रहे। यहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह भी जूलॉजिकल पार्क के अंदर करवाई जाती है। तो
जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को सुरक्षित करके रखा जाता है ना। प्राणी उपवन में हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है ना। ये जो हमको जानकारी मिलती है जूलॉजिकल पार्क से। जो भी एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स जो है, उनके बिहेवियर की जानकारी भी हमको यहाँ पर मिलेगी। तो ये भी एक टूल्स होगा जिसके माध्यम से टेक्सोनॉमी के अंदर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स की हम बात करें तो आता है टेक्सोनॉमिक कीज, या इसको बोला था वर्गीकी कुंजियाँ। तो वर्गीकी कुंजी एक ऐसी कृत्रिम विश्लेषणात्मक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्राणी अथवा पौधे की पहचान की जा सकती है। तो याद रखिएगा, ये कैसा होता है, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल टूल्स होता है जिसके द्वारा हम किसी भी प्राणी की, मतलब एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की पहचान हम स्थापित कर सकते हैं। तो पौधे की पहचान हेतु हम देखें तो कुंजी का सर्वप्रथम उपयोग जो किया था वो लेमार्क के द्वारा किया गया था ना। आगे देखें हम, कुंजी का उपयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर किया जाता है। मतलब इसके अंदर हम जो कैरेक्टर्स देखेंगे वो समान कैरेक्टर्स या असमान कैरेक्टर्स, इनके आधार पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे और किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, पौधों और जंतुओं को हम पहचान कर सकते हैं। यह कुंजी विपर्यायी लक्षणों जो कि जोड़ों में होते हैं पर आधारित होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कुंजी होगी या जो कीज़ होती है उसके लिए दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट स्टेटमेंट और उसी का सेकंड स्टेटमेंट। ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों कैसे होंगे, विपर्यायी, कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। तो हम इनके आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कपलेट। क्या बोलते हैं, इनको दोनों को कपलेट कहा जाता है। हम दोनों स्टेटमेंट को कपलेट कहेंगे और किसी एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसमें मार्गदर्शन, या हम इसको मार्गदर्शन कहेंगे ना, कि ये मार्गदर्शन करता है हमारा किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी पहचान स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो विपर्य लक्षणों के इन जोड़ों को कपलेट कहते हैं। लक्षणों के इन जोड़ों में से एक को मान्य किया जाता है, दूसरे को अमान्य किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए हम, तो कुंजी का जो प्रथम कथन होता है या कुंजी का प्रत्येक कथन मार्गदर्शन कहलाता है, या स्टेटमेंट जो होता है वो मार्गदर्शक कहलाता है। वो क्लू देता है हमको ना, ये क्लू होता है। मार्गदर्शन क्या है, क्लू है। पहचान हेतु प्रत्येक वर्गी की संवर्ग, जैसे कि कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग वर्गीय कुंजी का निर्माण किया जाता है या उसकी आवश्यकता होती है। तो हमको किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना है तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमें जो जितने भी टेक्सॉन है, जितने भी संवर्ग है, उन संवर्गों की सामान्य जानकारी हमको होना चाहिए। हम किसी भी एक टेक्सा के लिए कुंजी का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमको स्पेसीज के लिए करना है तो वो जो जीनस के लिए कुंजी बनेगी उससे अलग होगी। यदि हमको क्लास के लिए करना है तो वो आपका जीनस से अलग होगा। तो प्रत्येक जो भी टेक्सा होगा, संवर्ग होगा, उसके लिए हमको पृथक पृथक कुंजी का निर्माण करना पड़ता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें चमगादड़, चूँकि अभी तो हम इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, हम जानते हैं इनको, लेकिन फिर भी सपोज दैट यदि हम को ये मिले और हमको इनके नाम नहीं मालूम है तो हम किस प्रकार से इनको आइडेंटिफाई करें और किस टेक्सा के अंदर इसको रखें। तो हम देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कुंजी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने बताया कि इसमें जो भी पर्याय या कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर होते हैं, तो उस आधार पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक टेक्सोनॉमिक की हम बनाते हैं ना। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखें इसको। तो ये एक स्टेटमेंट है, क्या प्राणी में बाह्य कर्ण उपस्थित है या नहीं। ये दो स्टेटमेंट हो चुके हैं ना, बाह्य कर्ण का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कपलेट बनाएंगे। अब हमने स्टेटमेंट से देखा कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमने पिछले देखा ना, ये
चमगादड़, बिल्ली, पक्षी, मेंढक, मछली और सर्प। तो इसमें से हम देखें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ये पहला वाला जो कुंजी है या की है इसको फुलफिल करता है। तो क्या प्राणी में बाह्य कर्ण उपस्थित है? तो आप चमगादड़ को देखोगे इस ग्रुप में, और किसको देखोगे? बिल्ली को। तो दोनों के अंदर बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है इनमें आपको एक्सटर्नल ईयर दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, यदि हाँ हमारा आंसर आता है कि हाँ प्राणी के अंदर एक्सटर्नल ईयर है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बाह्य कर्ण उपस्थित है, यदि हमारा ये स्टेटमेंट आता है तो हम दूसरा इसका कपलेट देखेंगे कि क्या यह उड़ने में सक्षम है। दूसरा अपन ने क्या देखा, क्या यह उड़ने में सक्षम है। इसी का दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, उड़ने में सक्षम नहीं है। यदि हमारा इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाता है, हाँ हो जाता है, तो हमारे पास ये जो दो थे चमगादड़ और बिल्ली, इसमें कौन उड़ सकता है? कौन उड़ सकता है? चमगादड़। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये चमगादड़ है। ठीक है। अब यदि उस ऑर्गेनिज्म में बाह्य कर्ण है किंतु वह उड़ नहीं सकता, आंसर क्या आया, नहीं यदि आ गया। स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग है ना दोनों, उड़ने में सक्षम और उड़ने में सक्षम नहीं। यदि हाँ तो चमगादड़ हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमने उसकी पहचान कर ली। और यदि नहीं तो जो ग्रुप हमारे पास में है इनका, इसमें बिल्ली बची है, तो ये बिल्ली के अंदर एक्सटर्नल ईयर है लेकिन ये उड़ नहीं सकती। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, जो पहचान क्या हो जाएगी, जो ऑर्गेनिज्म वो कौन है, बिल्ली है। उसी प्रकार से आगे देखें हम, यदि हमारे पास में स्टेटमेंट ये आ जाता है बाह्य कर्ण अनुपस्थित है, क्या आ जाता है, बाह्य कर्ण अनुपस्थित है, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, तीसरे वाले स्टेटमेंट में यदि यहाँ पर ये क्या हो जाए, नो हो जाए, ये क्या हो जाए, नो हो जाए, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड वाले स्टेटमेंट में आएंगे। कौन से वाले में, थर्ड वाले में। बाह्य कर्ण नहीं है तो क्या यह उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता। तो हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ये दो को हमने छोड़ दिया, इनमें बाह्य कर्ण है, दो में तो, दो के अंदर तो बाह्य कर्ण है, लेकिन यदि हमारा स्टेटमेंट में हमने इनको रिजेक्ट किया तो बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो कौन बचता है, पक्षी बचता है, मेंढक बचती है, मछली और सर्प, ये ऑर्गेनिज्म बचते हैं जिनमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते। तो फिर हमारा जो स्टेटमेंट हमने बताया था कि क्या यह उड़ सकता है, यदि हाँ आता है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, कि उड़ रहा है तो ये क्या होगा, पक्षी होगा। उड़ रहा है तो क्या होगा, ये पक्षी होगा। अब यदि इसका नहीं आंसर आता है कि नहीं ये उड़ नहीं सकता है, इसमें बाह्य कर्ण भी नहीं है और ये उड़ नहीं सकता है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि चलिए भाई आप जो अगला है स्टेटमेंट उसको देखें, क्या इसके अग्रपाद है या अग्रपाद नहीं है। दो स्टेटमेंट बनेंगे, ये कुंजी हो गई ना, ये कुंजी हो गई। फर्स्ट वाली क्या है, अग्रपाद है, और दूसरा वाला अग्रपाद नहीं है, ये नो। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग आ चुकी है। यदि हाँ आंसर आता है, यदि हाँ आंसर आता है जिसके बाह्य कर्ण भी नहीं है, जो उड़ नहीं सकता, जिसमें अग्रपाद है, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, मेंढक आपका ऑर्गेनिज्म होगा। अब यदि सपोज डेट नो आंसर आ जाता है, क्या आ जाता है, नहीं वाला आंसर आ जाता है, तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें पांचवा लक्षण हम देखेंगे, क्या उसके गिल्स है या नहीं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बाह्य कर्ण भी नहीं है, जो उड़ भी नहीं सकता और जिसके अग्रपाद भी नहीं है, तब फिर हमने क्या बोला कि क्या उसमें गिल्स है। यदि हाँ आंसर आता है तो हम बता देंगे क्या है, ये मछली है, और यदि नहीं आंसर आता है तो क्या जाएगा, वो सर्प है। तो इस प्रकार से हम टेक्सोनोमिक की के माध्यम से जो खोजे गए जंतु होंगे, जीव होंगे, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम, तो टेक्सोनोमिक लिटरेचर भी होता है जो कि हमको टेक्सोनोमी के अंदर हेल्प करता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों की रिपोर्ट तैयार करते समय उस विषय से संबंधित साहित्य, संदर्भ हेतु
आवश्यक हो जाता है। तो इन साहित्यों के अध्ययन से विषय वस्तु की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाती है तथा ये पौधों एवं जंतुओं की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण में अत्यधिक उपयोगी साबित होगी। मतलब ये आपको टेक्सोनॉमी के अंदर जो भी लिटरेचर है, आपका अनुसंधान है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, वो आपको टेक्सोनॉमिक के अंदर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर कुछ हम टर्म्स ले रहे हैं, जैसा मोनोग्राफिक या मोनोग्राफ। तो पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होती है वो मोनोग्राफ उसको कहा जाता है। और मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी निहित होती है ना, किसी एक टेक्सान के ऊपर जो स्पीसीज़ है तो स्पीसीज़ के ऊपर पूरा लिख दिया ना कि स्पीसीज़ में किसी को या फिर क्लास की उसी क्लास ले ली, मेमेरिया ले लिया, या जो भी क्लास है, एम्फीबिया ले लिया, रेप्टाइल्स ले लिया, रेप्टिलियन लिए, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो वो मोनोग्राफ के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट आता है फ्लोरा। तो फ्लोरा पुस्तक में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब किसी क्षेत्र विशेष में कौन कौन से पौधे हैं उसको उसका फ्लोरा कहा जाता है। तो जो बुक होगी, जो लिटरेचर की बात करें ना, तो वो बुक जो होगी उसमें उस क्षेत्र विशेष के फ्लोरा के बारे में, मतलब प्लांट्स के बारे में जानकारी रहती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की सूची भी देता है। ठीक है। एक आता फाना। तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की स्पीसीज की जानकारी फाना के अंतर्गत आती है कि कोई सा क्षेत्र है उसके अंदर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किस प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? फाना के अंदर मिलती है। तो इस प्रकार से आज जो हमारा लेक्चर रहा है वो संक्षिप्त लेक्चर रहा है और हमने आसान शब्दों में इसको बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन से टूल्स होंगे वर्गीकी के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, तो हम उसे आपके लिए अच्छी प्रकार से तैयार करने का प्रयास करेंगे। ओके।